नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने जमीन पर उतरने का एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। इस महीने के आखिरी हफ्ते तक बसपा करीब 100 विधानसभा सीट पर अपने प्रभारियों, और उन्हें आप उम्मीदवार भी कह सकते हैं, उनके नामों का ऐलान करने जा रही है, क्योंकि प्रभारी जो बसपा घोषित करती है उनमें से ज़्यादातर लोग ही उम्मीदवार बनते हैं। 22 जून को फैज़ाबाद में एक रैली और 23 जून को अकबरपुर के कार्यक्रम से बीएसपी अपना चुनावी बुगल फूंकने वाली है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने यूपी तक से बातचीत में एक बात और दोहराई कि गठबंधन किसी राजनीतिक दल से करने की बसपा की कोई योजना नहीं है और उनका गठबंधन सिर्फ जनता के साथ है। यानी गठबंधन की तमाम अटकलों पर एक बार फिर से फुल स्टॉप। अब सवाल वही है, लगातार जो चुनाव पास आ रहा है तो ये सवाल मायावती और उनकी पार्टी के इर्द गिर्द गहरे हो रहे हैं कि हाल के चुनावों में जब देश भर में क्षेत्रीय दलों पर वजूद का खतरा मंडरा रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल अपने रसातल पर पहुंच गई हैं, ऐसे में अकेले मैदान में उतरने की मायावती की रणनीति 2027 में बीएसपी की संजीवनी बूटी है या फिर कोई आत्मघाती कदम है। चुनाव के इतने महीने पहले, इतने वक्त पहले अपने प्रभारी यानी उम्मीदवार घोषित करके बसपा बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन का खेल बिगाड़ने वाली है, या फिर ये उनकी चौंकाने की कोई रणनीति है, डाइवर्जन की कोई पॉलिटिक्स है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार सैयद कासिम। कासिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में हमारी सूचना के मुताबिक और हमसे विश्वनाथ पाल ने बात की है यूपी तक से कि प्रभारियों की घोषणा होने जा रही है। इसमें लम्भुआ, बाराबंकी, आलापुर, अकबरपुर, बीकापुर जैसी बहुत सारी सीटों के नाम भी उन्होंने लिए। तो ये क्या मायावती की रणनीति है? अपने संगठन को एक्टिव करने की ही योजना है या फिर ये विपक्षी दलों को, विरोधियों को चौंकाने का कोई दांव है? बहुत शुक्रिया नीरज जी। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी का ये तरीका पहले भी रहा है। ये 2022 में ऐसा नहीं हो पाया था, वरना 2022 से पहले 17 तक ये रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी बहुत पहले से घोषित कर देती थी प्रभारी के नाम से, और जो प्रभारी होता था वही प्रत्याशी बाद में फॉर्म भी जब लाता था तो प्रत्याशी बन जाता था। 2022 में ऐसा नहीं हुआ, तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी ने एक तरह से उस चुनाव को पूरा छोड़ रखा था। चुनाव विधानसभा का लौटी हुई दिखाई ही नहीं दी थी बीएसपी, और उसका नतीजा भी सामने आया था। एकमात्र विधायक जीता था, 12% से कुछ ज्यादा वोट आया था, जो बहुजन समाज पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था, क्योंकि उससे पहले बहुजन समाज पार्टी 19.5% वोट पाती रही थी हमेशा। तो अब इस चुनाव में, इस 2027 के लिए जो उनकी तैयारी पिछले साल अक्टूबर रैली से शुरू हुई थी, 9 अक्टूबर से, उसके बाद 6 दिसंबर आया, उसके बाद 15 जनवरी आया, तमाम तारीखें आती रही जिसमें नोएडा लखनऊ स्मारकों पर बड़े कार्यक्रम बसपा ने किए। ये सही है कि 22 और 23 और 24 नहीं, बल्कि 15 से शुरू हो रहा है। 14 तारीख को विश्वनाथ पाल जो है वो झांसी में होंगे, और इन सारे कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वनाथ पाल कर रहे हैं। जो कार्यक्रम में ये प्रभारी घोषित हो रहे हैं, वहां विश्वनाथ पाल जा रहे हैं। विश्वनाथ पाल पहले झांसी रहेंगे 15 को। 15 में बड़ी एक रैली, क्या है, मीटिंग कह सकते हैं, सब लोग रैली ही कहते हैं बड़ी मीटिंगों को। बड़ी मीटिंग है वहां पर। उसके बाद फिर जो है बीकापुर में जो पूर्व विधायक हैं जितेंद्र सिंह बबलू, जो रीता बहुगुणा जोशी का घर की जो अग्निकांड में भी अभियुक्त हैं, उनकी वो बहुत बसपा में वापस आए हैं, और उनके टिकट की घोषणा होनी है, यानी उनको प्रभारी घोषित करना है। तो ये बीकापुर अयोध्या सुल्तानपुर रोड पे एक जगह है, उस जगह पर ये होगी। उसके बाद अकबरपुर विधानसभा से कुर्मी कैंडिडेट है, और उनका जो है उनकी घोषणा होनी है। उसके बाद लम्बुआ में भी इस तरह का कार्यक्रम है। सुल्तानपुर में लम्बुआ एक विधानसभा है। उसके अलावा जयसिंहपुर में भी इस तरह का कार्यक्रम है, सुल्तानपुर में ही। फिर प्रयागराज में भी है। सब मेरी जानकारी में 100 तो नहीं,
लेकिन हाँ लगभग 40 से 50 के बीच में प्रत्याशियों के टिकट ऑलमोस्ट फाइनल हो गए, जिसमें एटा की अलीगढ़ की सीट है जहां से जुनैद मियां है, उसके अलावा आपके वहाँ सहारनपुर की सीट है देहात की, उस पे फाइनलाइज हुआ है। और बड़ा इंटरेस्टिंग जौनपुर की मुगलाबाद शाहपुर सीट है, वहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट है। इसी तरह झांसी की एक सीट और है, झांसी की नहीं बल्कि उसको झांसी के बगल का जो छोटा सा जिला है वहां की सीट है, वहां भी एक पांडे है, आशीष पांडे ब्राह्मण कैंडिडेट है। हम्म। तो मैं जो आपसे बता रहा था इंटरेस्टिंग जो है, पहली जी। बात तो एक चीज मैं बता दूं, इशारतन बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का टिकट ये तो है नहीं कि आपने आदमी चुना, उसके बाद बुलवाया और उसका प्रोफाइल देखा, उसको टिकट दे दिया। हम्म। बहुजन समाज पार्टी का टिकट आज भी, इस वक्त भी, इस समय में भी, जब इलेक्शन बहुत महंगा हो चुका है, तो उसकी शुरुआत ही टिकट से होती है। और हम्म। मतलब आप समझिए कि इस बात को जो सुनता है ना तो वो चौंक जाता है, और जी। लोग बहुजन समाज पार्टी का फिर भी टिकट लेते हैं जाके। तो जी। सबसे बड़ी चीज ये है, तो अगर कोई टिकट लेने आ रहा है, टिकट की उसको इच्छा है और बसपा की शर्तों पे टिकट ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर इस बात को महसूस कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो बढ़ा है और वो कहीं ना कहीं हमारी तरफ आ जाएगा, तो बाकी हम अपने अपनी जात के समीकरणों से इस चुनाव को ठीक कर लेंगे। तो ये एक जो कहानी है, बसपा का टिकट ये नहीं है कि बढ़ गया। तो मैं कह रहा था कि ब्राह्मण मुस्लिम ये हम्म। टिकटों पे बहुत ज्यादा आए हैं। मतलब आप अच्छा। समझिए कि जी ब्राह्मण और मुस्लिम टिकट ज्यादा है, कुर्मी भी अच्छी तादाद में है, 2-3 कुर्मी के तो मुझे नाम भी पता है। उसके बाद मेरठ में बागपत में ब्राह्मण है, उसके अलावा जाट भी है, टिकट एक हुआ है जिसकी घोषणा भी नहीं हुई है, इसे नाम नहीं ले सकता। इसी तरह से मुरादनगर में मुस्लिम है, एक्स एमएलए है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी से पाला बदल के आने वाले मुस्लिम है, उनसे भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। इस तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि मुसलमान और ब्राह्मण इसकी हम्म। तादाद ज्यादा है। इक्का दुक्का उसमें हम्म। बीच में कुर्मी आ रहे हैं, जैसे अम्बेडकर नगर वाला कुर्मी है, उसका सुल्तानपुर वाला कुर्मी है। लेकिन छतरी नहीं तो अभी एक ही नाम आया है, आप बबलू। जिनकी होंगी मतलब जो हमारी सूचना है कि 100 सीटों पर प्रभारी घोषित किए जा सकते हैं, करीब 100 सीटों पर आप जो बात कर रहे हैं, तो हम कितनी सीटों का अंदाजा लगाएं इससे? के महीने में बहुजन समाज पार्टी 40-45 सीटों तक अपने प्रभारी घोषित कर लेगी। हम्म। 45 के ऊपर अभी तक की जो मेरे पास जानकारी है, क्योंकि आपकी दुआ से मेरा थोड़ा नेटवर्क ठीक ठाक है, तो मैं जी। प्रदेश के बड़े नेताओं की जगह पर मैं उन जिलों पर, 75 जिले हैं, बहुत ज्यादा है नहीं, 40 साल का करियर है, कई चैनल्स पे काम किया है, तो हेड के तौर पे किया है, हर जगह रिपोर्टर्स हैं, हर जगह हम्म। से सूचना मिल ही जाती है बात करने के बाद। तो 100-200, 250 के करीब जिसके पास रिपोर्टर होंगे उसके पास खबरें आ ही जाएंगी। और जब हम्म। एक ही आपका क्या कहते हैं पिच हो, एक ही पार्टी आप देख रहे हो, वही आपकी बीट हो, तो फिर ज्यादा उसी पे आदमी लगा रहता है। तो मैं मेरे हिसाब से 45 के आसपास टिकट जो हम्म। है जून के महीने में घोषित हो जाएंगे, क्योंकि 30 दिन अभी 20 दिन बचे हैं जून में। 20 दिन हम्म। में 40 मीटिंगें तो हो नहीं सकती, एक दिन में 2 मीटिंग, और उन जी। मीटिंगों में जो कोऑर्डिनेटर है वही हिस्सा लेंगे जो मुख्य कोऑर्डिनेटर है। जैसे यहाँ विश्वनाथ पाल जा रहे हैं, तो अगर पश्चिम का होगा मेरठ वगैरह का, तो विक्रम सिंह जाटौर और क्या कहते हैं मुमताज अली जाएंगे। झांसी का होगा तो नौशाद अली जाएंगे। इधर आपके बस्ती गोरखपुर बनारस होगा तो घनश्याम खरवार जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेटर है वही घोषणा करता है, और ये बीएसपी का सिस्टम है। तो उसमें मायावती तो अभी कहीं पिक्चर में है ही नहीं, ना आकाश आनंद ना मायावती, नीरज जी। और आपने जिस तरीके से बताया कि जातिगत समीकरणों का खेल रहेगा, हालांकि मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने आपके साथ कार्यक्रम में ये सवाल पूछा भी था पिछले दिनों कि मायावती ने एक मीटिंग के बाद ये घोषणा की थी कि विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर इस बार टिकट दिए जाएंगे, और हमने ये बात भी की थी कि जो पुराना रवैया है, जो पुराना ढंग है बीएसपी का टिकट बांटने का, क्या इस बार वो बदलने जा रहा है। तो इस बार मायावती ने कहा था जब वो कि जब उन्होंने ये कहा था कि हमारी ही पार्टी में ब्राह्मणों की कद्र होती है और ये तमाम बातें जब आई थी, तो हम टिकट अपने पुराने लोगों को विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर बांटेंगे। तो ये जो टिकट बांटने का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, क्या आप इसमें भी कोई चर्निंग देख रहे हैं?
नहीं, अभी भी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 22 और 27 का मुआवजा जरूर कर सकता हूँ। देखिए, 22 में टिकटार्थी ढूंढे जा रहे थे। मैंने कोऑर्डिनेटर्स को मतलब अपनी गाड़ियों से जरा सा भी ठीक ठाक अगर कोई आदमी था जिसकी थोड़ी सी हैसियत थी और जो चुनाव लड़ सकता था, नामांकन वगैरह करके एक आध मीटिंग करवाने की हैसियत रखता था, उसको टिकट दे दिया गया था उसके बजट के हिसाब से। लेकिन 27 में थोड़ा सा बदलाव है। 27 में लोग खुद कोऑर्डिनेटर्स के पास जा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से वो अभी से प्रत्याशी प्रभारी घोषित हो रहे हैं। एक चीज है, बहुजन समाज पार्टी को शायद इस बात का इंतजार है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी संख्या में अपने टिकट काटेगी, और जो भी टिकट कटता है वो तो बहुत कम लोग होते हैं, परसेंटेज में 2-3% जो बैठ जाते हैं घर पे पार्टी का काम करते हैं, वरना 90% से ज्यादा लोग वो होते हैं जो फिर दूसरी पार्टी से टिकट लाके इलेक्शन लड़ते हैं। तो उस चीज पे भी बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरह से फोकस है, उस पर उन्होंने नजरें गड़ा रखी हैं। और इसी तरह समाजवादी पार्टी में एक एक जिले विधानसभा से 5-5, 7-7 लोग टिकट मांग रहे हैं, और उनको जैसे जैसे अंदाजा हो रहा है कि हमारा टिकट अब जी। यहाँ नहीं है, तो जी वो भी बिल्कुल बहुजन बिल्कुल समाज बिल्कुल। पार्टी की तरफ अपना सफर जो है तेज कर रहे हैं। तो इस जी बिल्कुल। महीने में तो मैं 40 ही तक देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, जुलाई के बाद बहुजन हम्म। समाज पार्टी में टिकटार्थियों की तेजी तो आएगी। नहीं, हाँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात फिर वही बात कि गठबंधन की बात से फिर से इनकार ही किया है विश्वनाथ पाल ने भी, और मायावती लगातार करती रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कांग्रेस के नेता मायावती के दरवाजे पर गए, बैरंग लौट आए। इन सारी परिस्थितियों के बीच में फिर ये चर्चा चली कि कहीं ना कहीं कोई बात तो चल रही हो सकती है, पर्दे के पीछे कोई खिचड़ी पक रही हो। ये गठबंधन को लेकर जो एक सस्पेंस बना रहता है, वरना भाई इतना इनकार कर रही हैं तो सस्पेंस खत्म ही हो जाना चाहिए। आपका क्या व्यू है आज की तारीख में इसे लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में विश्वनाथ पाल या आकाश आनंद या अशोक सिद्धार्थ या रामजी गौतम या कोई भी, उसकी टिप्पणी जो होती है वो मायावती की जो पुराने बयानात होते हैं उसके आधार पर होती है। विश्वनाथ पाल ने आज भी हमारे यहाँ भी बात करते हुए हमारे कैमरे पे यही बात उन्होंने कही है कि मन जी ने हमसे कहा है कि हम जनता से गठबंधन बनाएंगे, तो हम उसी पे चल रहे हैं। ये ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड तो आदमी यही बोलेगा। लेकिन ये भी सच है कि वो लोग आपस की बातचीत में यही भी ये कहते हैं, और मायावती से मुलाकात पर भी यही कहते हैं कि बिना गठबंधन के नैया पार लगने वाली नहीं है, क्योंकि एक नैरेटिव बनना बहुत जरूरी है। ये जमाना जो है 22 और सॉरी 17-22, 17 से पहले का नहीं है, क्योंकि उससे पहले का हो, 12 हो, 17 हो, 7 हो, वो जमाना अब नहीं है, जमाना बदल चुका है, और नैरेटिव बनाना पड़ेगा। एक मौका है बहुजन समाज पार्टी के लिए, एक मौका इसलिए है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में रिफ्ट है, उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी ले सकती है, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त बिल्कुल राहुल गांधी अपने उरूज पे हैं। इससे अच्छा मौका वक्त राहुल गांधी का, जब से उन्होंने शुरू किया सियासत, कभी आया आता हुआ हम लोगों ने तो नहीं देखा है। जहां ममता बनर्जी जैसी नेता भी उनके यहाँ नतमस्तक हो चुकी हैं और अपनी पार्टी का विलय करने की तैयारी कर ली है। बाकी कोई बचा नहीं है, सब करीब करीब बाहर हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब है, तो कांग्रेस को उनसे लड़ना है, वो भी अलग है, कोई उनको आंख दिखाने की पोजीशन में नहीं है। जो अखिलेश यादव पार्लियामेंट में के इलेक्शन में 24 में दबाव बना ले गए थे, 27 में इस पोजीशन में नहीं, तो इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी लेना चाहती है। अब मायावती का जो तरीका है, उसको उसमें मायावती के मन की बात जान लेना जो है सबके बस की बात नहीं है, और वो ऐसा कुछ कहती भी नहीं कि जान ले। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग तक आ जाती हैं, उसको हम पब्लिकली कह नहीं सकते हैं। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पर जरूर कहूंगा कि मुझे जो दिखाई देता है कि मायावती जाएंगे तो गठबंधन में, अब वो गठबंधन छोटा हम्म। होगा बड़ा होगा, ये कहना जरा सा मुश्किल है। हम्म। नहीं, बिल्कुल इसीलिए लगातार इस पर बात होती रहती है कि चाहे कितना भी मना किया जाए मायावती की पार्टी की तरफ से, लेकिन जो हालात बताते हैं वो ये बताते हैं कि कोई ना कोई गठबंधन होने की संभावना है। आपने राहुल गांधी की बात की, तो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में भी जब नजर आते हैं तो एक दलित समुदाय है जिस पर वो बहुत लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से बहुत ही फोकस्ड राहुल गांधी का नजरिया दिखता है। देश के जिस हिस्से में भी जाते हैं, चाहे वो मुंबई में जाएं, चाहे वो बिहार में जाएं, चाहे वो दक्षिण में जाएं, चाहे वो हिंदी बेल्ट के किसी राज्य में जाएं, तो ये नजर आता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर सपा और
कांग्रेस का दलित प्लस मुस्लिम का एक सोशल इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ साफ तौर पे नजर आता है। तो राहुल गांधी का अगर दलित फोकस बहुत ज्यादा आपने जैसा कहा कि वो अपने उरूज पर हैं इस वक्त और उनकी राजनीति भी अपने उरूज पर है मौजूदा हालातों के मद्देनजर, तो मायावती उसका फायदा उठाना चाहती हैं, ये इसका एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष क्या ये भी है कि मायावती का बचा हुआ वोट भी अब इंडिया गठबंधन के निशाने पर है, कांग्रेस के रास्ते होता हुआ? नहीं नीरज जी, मैं जितना बीएसपी को मैंने देखा समझा है, बीएसपी के अलावा देखिए अम्बेडकराइज जो वोटर है, जो अम्बेडकराइज है, वो मतलब वो जो चाहता है वो उन पार्टियों से मिल नहीं सकता है। जैसे अखिलेश यादव के साथ वो क्यों कंफर्टेबल नहीं रहता है? अखिलेश यादव बताते हैं कि भाई ऐसा है, रामचरितमानस हमारा धार्मिक संविधान है। अम्बेडकराइज के हलक के नीचे बात नहीं उतरती। इसी तरह से राहुल गांधी की करनी और करनी में अंतर होता है। राहुल गांधी बातें तो दलित की करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी करते हैं, राज्यों में भी करते हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में इनके प्रभारी पांडे जी, उत्तर प्रदेश में इनकी नेता दो ही विधायक हैं, नेता सदन जो है मोना मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में इनके प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय भूमियार जी, और बात जो हो रही है किस चीज की हो रही, दलितों की। तो ये सवाल होते हैं। देखिए कथनी और करनी के फर्क की बात है। दलित जो ये है ना, एक दलितों को 3 4 5 हिस्सों में बांटिए। जो शिवकाश मायावती के साथ है, जिसे जाटो कहा जाता है और पूरब में गौतम कहते हैं जिसे, उसका क्लास अलग है। बाकी कोरी है, खटीक है, वाल्मीकि है, धोबी है, उसका क्लास अलग है। वो उतना अंबेडकर पर उतना आधारित नहीं है। और ये वाला जो तबका है, ये मुझे लगता है 95 96% अंबेडकर पर आधारित है। और मजबूत मायावती उनको ताकत देती है, अगर मायावती मजबूत है। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, बहुत छोटा सा, 20 सेकंड में हो जाएगा। मध्य प्रदेश से एक बार मेरे पास फोन आया भोपाल से, तो वो कहने लगे साहब जो भोपाल रीजन है, ये वाली इस वाले रीजन में बीएसपी बहुत कमजोर थी, बहुत कम वोट पाती थी, 3,000 वोट मिला हमारे कैंडिडेट को। लेकिन जब बीएसपी वहां लड़ी, उसको 3,000 वोट मिला, तो हमारी महिलाएं हाथ में जो चप्पल लेके खेत जाती थी, पैर में चप्पल पहन के खेत जाने लगी, और उनको किसी ने टोका नहीं। तो ये जो परिवर्तन है, ये चीज जो है आत्मसम्मान, ये इस पे किसी की नजर नहीं होती। हर मामले को सियासी चश्मे से नहीं देखा जाता नीरज। बहुत से मामले ऐसे होते हैं उसके पीछे सियासत के अलावा भी कुछ होता है। तो मेरा मानना है कि नजर कितनी भी टिका दें, लेकिन उस वोटर्स को, जैसे 24 में उन्होंने पा लिया, क्यों पा लिया? क्योंकि बीएसपी लड़ती हुई नजर नहीं आई, और संविधान और आरक्षण तो ऐसी चीजें जो उस कम्युनिटी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको वो नहीं खो सकता है। अपनी पार्टी लड़ नहीं रही थी, राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा रहे थे। उसे कहा तो अखिलेश की जीत जाता है, लेकिन मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं, मैं वो 37 और 6 जो 43 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जी, पार्टियां दोनों अलग हो सकती हैं, लेकिन राहुल की भूमिका जो है उसमें ज्यादा है नीरज। ये बात आप हमेशा कहते हैं, दोहराते हैं, और ये बात रह रहकर सामने भी आती है। लेकिन बात वही है, आपने कहा कि बीएसपी लड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी, तो इसमें ये फिर एक सिचुएशन बन जाती है कि अब लड़ती हुई नजर आएंगी। मैं यहाँ पर चंद्रशेखर का जिक्र भी करना चाहूँगा। पिछले दिनों हाल ही में हमने बिजनौर में चंद्रशेखर की एक सभा थी, उसमें देखा किस तरीके से पुलिस ने नज़रबंद किया, फिर जाने दिया। कुल मिलाकर एक सुर्खियों में वो नेता बना हुआ था, और रह रहकर अलग अलग हिस्सों में वो यूपी के और देश के जाकर इस तरह की सुर्खियां बटोरते हैं। तो एक यूपी का, अगर हम यूपी चुनाव के मद्देनजर बात कर रहे हैं, तो एक युवा दलित समुदाय का एक युवा महत्वाकांक्षी वोटर है जो चंद्रशेखर की ओर देखता है। कम से कम उनके इर्द गिर्द उमड़ने वाली भीड़ और वो तस्वीरें ये गवाही देती हैं। तो आप चंद्रशेखर की सक्रियता को कैसे देखते हैं? ये सिर्फ मायावती वर्सेस बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन मामला कैसे हो सकता है, जब चंद्रशेखर भी इतने सक्रिय नजर आते हैं? देखिए नीरज जी, आपके साथ भी और ऐसे भी मैं तमाम बार ये बात कह चुका हूं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर को योगेश वर्मा से छोटा नहीं नेता मानता हूं, जाटो वोटों के बीच नजरिए से। मैंने कभी चंद्रशेखर को अहमियत नहीं दी है।
मतलब मेरा अपना नजरिया है। हाँ, ये जरूर है कि चंद्रशेखर मुसलमानों में बहुत पसंद किए जाते हैं। और चंद्रशेखर में जिस तरह से केंद्र सरकार की मेहरबानियां हैं, टाइप 8 का बंगला, टाइप 5 का बंगला, वाई प्लस सिक्योरिटी, उनके एक प्रभारी हैं किसी एक राज्य के, मैं ना राज्य का नाम लूंगा ना प्रभारी का, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि हमारा वाला तो जल्दी एक्सपोज हो गया। तो ये चीजें जो निकलती हैं वो कहीं ना कहीं वो दूर तक आवाज करती हैं और दूर तक दिखाई देती हैं। तो चंद्रशेखर मुसलमानों के नेता हैं, नगीना की जीत में भी उनके वहां 60% वोट है मुसलमानों का, 22% शेड्यूल कास्ट का है। तो चंद्रशेखर को मैं दलितों में उतना लोकप्रिय, देखिए, नौजवान रील बनाने के लिए बुलेट पर, थार पर और क्या कहते हैं ऑडी पर बाहर अपने आप को खड़ा करके फोटो खिंचवा लेने को किसी की लोकप्रियता का पैमाना नहीं माना जा सकता, नीरज। नहीं, ऐसे में आप आकाश आनंद के रोल को कैसे देखते हैं, मायावती की और बहुजन समाज पार्टी की इस पूरी पॉलिटिक्स में आकाश आनंद आज की तारीख में कहां खड़े हैं? आकाश आनंद कहीं नहीं खड़े हैं ना, आकाश आनंद का कोई रोल है? आकाश आनंद का रोल और भूमिका तो मायावती ने अभी तक तय ही नहीं की। आकाश आनंद लोगों को के दिलों में उतरते हैं, पसंद किए जाते हैं अपने लोकसभा के पुराने भाषणों की वजह से, जो उन्होंने पुराने भाषण लोकसभा के चुनाव में किए थे। लेकिन आकाश आनंद का न कोई रोल है, न कोई भूमिका है। आकाश आनंद ट्वीट भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। उनका ट्विटर हैंडल जो है रिट्वीट करने के लिए मायावती के ट्वीट्स को। तो आकाश आनंद यंग है, एनर्जेटिक है, सारी चीजें हैं, लेकिन न उनकी कोई भूमिका मायावती ने तय की है, न वो खुद इस पोजीशन में है कि अपनी कोई भूमिका तय कर सके। नहीं, बिल्कुल। तो आखिर में मैं आपसे यही एक फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछूंगा, जो आपने चूंकि आपकी लगातार नजर बनी रहती है और आपका बीएसपी को लेकर एनालिसिस हमेशा बहुत सटीक रहता है, कि हमने अक्टूबर में लखनऊ से शुरू किया था कि अब मायावती मैदान में आ रही हैं और अब मायावती दोबारा 2027 के लिए कमर कस रही हैं। फिर वो अक्टूबर निकल गया, फिर जनवरी आया, उनका जन्मदिन आया, फरवरी मार्च, अब हम जून में खड़े हुए हैं। आपको क्या दिख रहा है 2027 के चुनाव में? बसपा क्या किसी तरह की कोई किंग मेकर भूमिका में होगी, या अपना जो अभी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, जिसे कहें कि आईसीयू में है, वहां से निकल के जनरल वार्ड में आ जाएगी और फिर अपनी राजनीति को अगले चुनाव के लिए फिर मजबूत करेगी? क्या आप देख रहे हैं भविष्य बीएसपी का 2027 में? दोनों चीजें हैं। टिकटों की कड़ी शर्त के बावजूद अगर 50 के आसपास टिकटों की घोषणा करवा लेती है बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट ठीक ठाक, तो ये एक उनके लिए शुभ संकेत है। लेकिन दूसरी तरफ इनएक्टिवनेस की जो बात है कि मायावती संगठन को तो एक्टिव किए हुए हैं, रोज आना जाओ, रोज बूथ कमेटी की बैठकें करो, रोज तैयारी करो, सेक्टर बनाओ। आज भाईचारा की स्टेट की बैठक बुलाई थी जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग और साथ 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 उनकी कमेटियां हैं वो आए थे। लेकिन उसके बावजूद वो जो तेवर होने चाहिए, खैर तेवर तो उत्तर प्रदेश में भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिखाए, समाजवादी पार्टी के भी नहीं दिख रहे, कांग्रेस के भी नहीं। लेकिन बीएसपी चूंकि चर्चा में ज्यादा रहती है तो बसपा के से तेवर की उम्मीद की जाती है, चूंकि बहुत दूर चली गई है बहुजन समाज पार्टी सत्ता से, तो वो चीज नजर नहीं आती। लेकिन एक चीज और है कि बीएसपी को जो मैं देखता हूं, और इस चुनाव को 2027 को आदमी किस चश्मे से देखता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा चश्मा तो ये बताता है कि 2027 जो है उत्तर प्रदेश का 96 या 2002 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपका कहना है कि किंग मेकर की भूमिका में खड़ी होंगी मायावती? नहीं, मायावती किंग मेकर तो बनती ही नहीं, मायावती तो किंग बनती ही नहीं, तो वो स्थिति में होंगी कि उनके बिना बात नहीं बनेगी। आप ये कह रहे हैं, ये बड़ी बात है सैयद कासिम ने का जो एनालिसिस है, और कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सही है कि हम चाहे जो कहते रहें, हम 2022 के चुनाव में मायावती की पार्टी का वोट परसेंटेज गिनाते रहें, 2024 में उनकी सीट संख्या गिनाते रहें, लोकसभा राज्यसभा में उनके सांसदों को ढूंढते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति की बात होगी तो मायावती के बिना वो मुमकिन नहीं है 2027 के चुनाव में भी। जी बिल्कुल जी, 10 सेकंड में बात करें। देखिए, ऐसा है कि मायावती को वोटों के हिसाब से मायावती अगर 22 में मजबूत लड़ जाती, समाजवादी पार्टी की सरकार होती और सपा की सरकार होती, तो मायावती फिर कभी अपनी जिंदगी में वापसी नहीं कर सकती थी। घुमा के हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नजरिया होता है, अपना तरीका होता है। दूसरों को जिताने के लिए पार्टियां नहीं बनती हैं। ममता बनर्जी के कितने विधायक थे? 90। कितने बचे हैं? कितने सांसद थे? 38। कितने बचे हैं?
तो सांसद और विधायक जीत जाना अलग चीज है, उनका रुका रहना अलग चीज। रुका रहना। लेकिन अब चलिए इस पर आगे चर्चा की जाएगी कि मायावती की पार्टी से भी जो उनके नेताओं का फिसलन है वो बहुत तेजी से पिछले कुछ सालों में हुआ है, और उसे अब आने वाले दिनों में किस तरह ये शक्ल लेती है पूरी रणनीति मायावती की, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों आज के लिए नमस्कार।